17th सीरीज में आपका स्वागत है गाइस। मैं प्रजापति सर आपके लिए लेकर आया हूँ आईआईटी जेईई नीट और सीईटी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। हर कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा सबको आपको नोट डाउन करना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट से अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जामिनर। बेटा हमने यहाँ पर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। सारे क्वेश्चंस टफ रहने वाले हैं लेकिन हम उसको इजी वे में सीखेंगे क्योंकि अपने को ट्रिक्स लगाना है। अपने को 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री क्वेश्चंस रहेंगे आईआईटी जेईई के, नीट के और सीईटी तीनों के लिए होने वाला है बेटा। बेसिक से हायर लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा अपने पास में। पहला क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, क्या कह रहा बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, क्या है, ए कोई मॉलिक्यूल था और उसमें मैंने एल्कली डाल दिया, मतलब NaOH डाल दिया, तो वहां से एक प्रोडक्ट बना बी। और ये कह रहा कि जो बी मेजर प्रोडक्ट बना है ये एक ऑक्सो एसिड है। क्या है ये ऑक्सो एसिड, और किसका बेटा, फॉस्फोरस का। ठीक है, कह रहा विद नो पीएच बॉन्ड। इसमें पीएच बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो ये H3PO3 हो सकता था क्योंकि इसमें बेटा OH का बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये तो ऑप्शन में गिवन है हमें। और क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि H4P2O6, इसमें भी नहीं होता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, P डबल बॉन्ड O और OH। H4 होता है ना ये तो, है ना, तो H4 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर OH, ये लोग हो गए 5। क्लियर, या ये फिर ये हो सकता है। अब मुझे ये देखना कि ये जो ऑप्शन मुझे गिवन है इनमें से कैसे रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है वो सब पता होना चाहिए। अभी हमसे हो सकता है कोई परफेक्ट पूछा, हो सकता है कोई रिएक्शन पूछ ले। जैसे अगर मैं वाइट फॉस्फोरस में NaOH डालता हूँ, क्या डालता हूँ बेटा, NaOH, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, NaP2O2, NaH2PO2, इसका प्रोडक्ट ये बनता है। क्लियर, लेकिन हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, P और H का बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसमें तो हो सकता है भाई, है ना, क्योंकि P डबल बॉन्ड O OH ऐसे बन सकता है, P डबल बॉन्ड O OH, एक Na भी है और एक H भी है, ले लो, ये तो बन गया। रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं बेटा। रेड फॉस्फोरस जब P4 में रिएक्शन करता है NaOH तो क्या बनाता है भाई, तो बनाता है हमारे पास में H4P2O6। यस, ये वाला कंपाउंड ये बन चुका है। अगर मुझे रिएक्शन आती थी तो ही मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये पता होना चाहिए था कि किसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलो ये तो आंसर अपना हो गया। बात करते P2O3 की कि ये क्या बनाता है भाई, P2O3 जब मैं इसमें NaOH डालता हूँ तो ये बनाता बेटा Na2HPO3। ये तुम्हें ध्यान रखना है, हो सकता है आगे रिएक्शन पूछ ले। सेम ऐसे जब H3PO3 में भी डालता हूँ NaOH तब भी क्या बनता है, Na2HPO3। ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर है, तो अपना आंसर कौन सा हुआ इसमें से, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड गाइस देखो क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। देखो कैसे, क्या कह रहा बेटा, ये कह रहा कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना। ये कुछ प्रोसेस के नाम हैं और ये और में जो फॉर्म होता है। ठीक है, देखो आपको जो आता है ना उसको पकड़ लीजिए आप इसमें से। जैसे आपको हेबर प्रोसेस आता है क्योंकि अमोनिया बनाने के काम आता है बेटा, है ना। आयरन और मॉलिब्डेनम इसमें कैटालिस्ट होता है, ध्यान रखना आपको। तो A का थर्ड किधर है भाई, A का थर्ड, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन हटा दीजिए, 2 ऑप्शन अपने पास। इसके बाद आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या आता है बेटा, H2SO4 बनता है। किधर है, किधर है, ये रहा,
सी का फोर्थ, देखो सी का फोर्थ किधर है, वही आंसर है अपना, सी का फोर्थ इसमें, दैट इज द आंसर। हटाओ हटाओ हटाओ। क्लियर हो गया? ऐसी चुटकी में क्वेश्चन निकालने आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ गाइस। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट्स एज डाइमर। ठीक है, हमें पता है डाइमर बनता है बेटा, ये बना हुआ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सच एज बेंजीन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स, मतलब ये Al2Cl6 बनाता है बेंजीन में भी। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा कि अगर मैं Al2Cl6 को वाटर के साथ ट्रीट करा दूं, किसके साथ बेटा? वाटर के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? हेक्साहाइड्रेट बनेगा वाटर के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम हेक्साहाइड्रेट बना लेता है। किस फॉर्म में बनेगा? +3। कितने Cl जाएंगे बेटा? 6 Cl जाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर? क्या समझ में आया? ठीक है, एक छोटी सी बात इसके डाइमर से जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। एल्यूमिनियम ये होता है डाइमर में, ठीक है बेटा। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला ब्रिज बॉन्ड, इसका ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ब्रिज बॉन्ड, इस बॉन्ड में 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना है, ब्रिज बॉन्ड इसका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का होता है, ध्यान रखने ये बात। और एक 4 है B2H6 में, इसमें बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये डिफरेंस आपको दोनों में याद रखना है, दोनों में ब्रिजिंग होती है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस क्या कह रहा है? इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट 2। बेटा पहले तो आपको थायोसल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको थायोसल्फेट का फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्या होगा बेटा? H2OA2 नेगेटिव, दिस इज द थायोसल्फेट, ठीक है। और MnO4 को क्या लिख सकता हूं मैं? KMnO4, यही तो है बेटा। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब मैंने इसको H2O8 में डाला बेटा तो क्या बना? क्या बना भाई? तो बनता है SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है सल्फेट आयन। क्या चीज़ है ये? सल्फेट आयन बनता बेटा। H2O8 गिवन था उसमें, तो H2O8 तो अपने पास, यहाँ भी हटाओ इसको, ये थोड़ी बनेगा, ये नहीं बनेगा। SO3 भी नहीं बनेगा, ये बनेगा SO4 2 नेगेटिव। याद रखनी है ये बातें आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। नंबर 5 गाइस देखो, विच ऑफ द कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, आपसे पूछा कौन सा कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक भी है। जब भी ऐसे 3-4 ऑप्शन के 3-3 पेयर्स के वो रहे ना क्वेश्चन आपको, तो समझो वो आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। लेकिन हमको इसको ना सेकंडों में निपटाना, फटाफट से कोई कंसेप्ट वगैरह जो यूज़ करना फटाफट से माइंड में ला कर ख़त्म करो। कैसे बेटा? इसने बोला कलर्ड है ना, कलर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? या तो पार्शली फील्ड हो, पार्शली फील्ड, या इनकम्प्लीट फील्ड, इनका या हाफ फील्ड, सॉरी क्या हो? हाफ फील्ड, डी ऑर्बिटल, ठीक। और पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट क्या बेटा? पैरामैग्नेटिक का प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। क्लियर बात? देखो अब फटाफट लगाएंगे, देखना। स्कैंडियम +3 0 इलेक्ट्रॉन होता है, हटाओ और पूरा खत्म। कॉपर D9 होगा, यस एक अनपेयर्ड है इसलिए पैरामैग्नेटिक भी है, कलर्ड भी है। कॉपर +3 D3 है, यस ये भी होगा। स्कैंडियम D2 ये भी हो, इसका मतलब ये अपना आंसर है। उसको चेक करते हैं। निकिल ये D8 है बेटा, Mn+7 ये तो D0 हो गया, हटाओ इसको भी। कॉपर ये D10 हो गया, हटाओ इसको भी। चलो खत्म, आंसर आ गया। मैंने क्या बोला तुमसे? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको डायरेक्ट सॉल्व करना आता है, ठीक है, कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं जाना उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल गया ना, थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन आसान पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ फ्री के 4 मार्क्स हैं आपके। देखो कैसे,
ये कह रहा है 50 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन। ओके, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। नंबर ऑफ फोटोन्स तुम्हें निकालना है बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc बाई लैम्बडा। तो n नंबर ऑफ फोटोन, खत्म। E की वैल्यू आपको गिवन है बेटा कितना? 50 वॉट। आप इसको लिख सकते हो 50 जूल। क्या लिखोगे जल्दी बोलो? 50 इक्वल टू n मुझे निकालना है। h आपको पता है 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। और c 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा की वैल्यू बेटा गिवन है 795 और इंटू में क्या 10 की पावर माइनस 9 ये मीटर। क्लियर? मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल और इधर जूल आएगा उससे जूल कैंसिल हो जाएगा। 50 जूल खत्म, यूनिट खत्म। अब सॉल्व करो भाई। क्या आना चाहिए देखो, जल्द से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 18, 3 6 18, 1 3 5 15। यस, खत्म बेटा वो। अब बचा हुआ ये है ना, इसको भी करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं आगे। n निकालना मुझे, तो जो ये वैल्यू है ये बेटा ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेकर आओ। n इक्वल टू क्या आएगा? 50 इंटू 265 इंटू 10 की पावर, देखो एक चीज़ और देखो बेटा, 10 की पावर 8 और 10 की पावर माइनस कितना 9, है ना। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या ये वैल्यू 10 की पावर 9 प्लस में हो जाएगी, और प्लस में हो जाएगी तो पावर तो ऐड हो जाती है बेटा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 की पावर 17 और 8 17 अपॉन ये वैल्यू नीचे लेकर आओ 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और कुछ है क्या? नहीं है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं भाई। n इक्वल टू, पहले पावर को ले जाओ भाई, ये ऊपर जाएगी है ना। एक सेकेंड, क्या होगा? ये भी प्लस में, ना 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 कुछ गलती हुई है, कुछ तो मिस्टेक है। अरे इसको यहीं सॉल्व कर लो ना यार। ये क्या ही करना, देखो सुनो, इसको यहीं सॉल्व कर लो। ये 17 और ये 34, अब 17 और माइनस 34 तो माइनस 17, ठीक है। अब इस वैल्यू को नीचे ले आओ, सारी वैल्यू को नीचे ले आओ। क्या आएगा ये? तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 17। हो गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस 17, अब इसको बेशक से ऊपर लिख दो, पहले इसको डिवाइड कर लो। देखो यहाँ पे कितना बेटा पॉइंट, और बढ़ाओ इसको, और ये आएगा 50 इंटू 265 अपॉन 662 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, आगे लिखो 50 इंटू 50 नहीं, पहले इसको डिवाइड करो। 5 से मतलब 2 से 25, 2 से 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। ये कटता है क्या किसी से? 3 3 6 और 1 नहीं। चलो आगे करते हैं बेटा। क्या आया? 25 इंटू 265 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 331। क्लियर? जरा इसको सॉल्व करो। देखो 25 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। क्या आएगा बेटा? 25 पंजे 125, 12, 25 सिक्के 150, 150 और 12 162, मतलब 2 16, 25 दूनी 50, 50 और 16 ये हो गए 66। इतना आया। अपॉन में 331 इंटू 10 की पावर 19। क्या आएगा बेटा? मुझे पता 33 दूनी 66, चलो 2 टाइम्स और यहाँ 0 लगाओ, तो ये आया 2 इंटू 10 की पावर 20। आंसर लेकर आना मुझको, है ना भाई। 2 इंटू 10 की पावर 20, ये 20 है बेटा, है ना। तो आ गया अपना आंसर। x की वैल्यू कितनी आनी थी मेरे पास में? 2 आई है, 10 की पावर 20 है, यहाँ पर 10 की पावर 20 गिवन, x की वैल्यू आ गई 2। बोलो क्लियर? मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन केवल किस बेस पर बेटा? कैलकुलेशन बेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, देखने में तो आसान लग रहा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे के फिल्टर फाड़ देगा क्वेश्चन। कैसे पता है? क्योंकि इसमें पूछा विच इज पोलर। अब पोलैरिटी कैसे डिसाइड करोगे आप, ये आपको बताना। देखो सिंपल है,
CH4F4 हमें पता है टेट्राहेड्रल है। आप कहोगे सर हर टेट्राहेड्रल पोलर होता है क्या या नॉन पोलर होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सिमेट्रिकल हो, क्या हो? सिमेट्रिकल, तो वो होता है नॉन पोलर, और अगर वो एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल, तो होता है बेटा पोलर। ये बात याद रखोगे। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें क्या है? नॉन पोलरिटी, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इसका जीरो, डायपोल मूवमेंट इसका जीरो। ठीक है। SbF5 ये TbP बनाता है बेटा। कैसे बनाता है TbP? Sb, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ये भी सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तो ये भी नॉन पोलर। IF5 की बात करते बेटा, ये क्या बनता है? ये बनाता है ये वाला स्ट्रक्चर F आई लिखो यहाँ, इधर फ्लोरीन और इधर है लोन पेयर। ये तो सिमेट्रिकल है बेटा, लेकिन यहां से अनसिमेट्रिकल है, तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो क्या रहेगा बेटा? ये रहेगा पोलर। आपको सर XeF4 बताइए। अब देखो बेटा, जीनोन ये रहा और इसमें 4 फ्लोरीन ये रहे, बोलो हो गया सिमेट्रिकल? यस। तो आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डायपोल मोमेंट जिसमें जीरो नहीं है दैट इज पोलर, डायपोल मोमेंट जीरो दैट इज नॉट पोलर। अब पता कैसे करोगे? अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो जीरो और अनसिमेट्री है तो मॉलिक्यूल पोलर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, देखो सिंपल सा का क्वेश्चन है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। कैसे? ये कह रहा है टाइप ऑफ C2 नेगेटिव आयन, तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? बेटा इसका सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल तरीके से दूंगा। कैसे? आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले, और जब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा तो समझो आपके पाई और सिग्मा बॉन्ड भी आ जाएंगे। कैसे बनाएंगे? CaC2 का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Ca। क्लियर? अब इसने क्या कहा बेटा? 2 नेगेटिव। मुझे पता है कैल्शियम जो होता है वो 2+ में रहता है ना? तो अगर ये भी इलेक्ट्रॉन खींच ले, ये भी खींच ले, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि C ट्रिपल बॉन्ड C और 2 नेगेटिव? बोलो यस और नो। और जब एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बेटा 1 सिग्मा और 2 पाई, बस बात खत्म। ढूंढो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, यस। 2 सिग्मा नो, 2 सिग्मा नो। जब भी ट्रिपल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, 1 सिग्मा पहले बनेगा, उसके बाद पाई जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर। पहले बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? एग्जाम का सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ोगे, चाहे आए नहीं आए अलग बात है, लेकिन तुम्हें ध्यान से पढ़ना हो। ठीक है? क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर फर्स्ट, मतलब ये कह रहा है पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मैग्नीशियम की वो स्मॉलर रहेगी X से और Y से भी, बट हायर देन डेट ऑफ Z, लेकिन Z से ज़्यादा रहेगी। क्लियर बात? अब ये कहता है एलिमेंट XYZR। देखो आर्गन, ये कह रहा है XYZR रेस्पेक्टिवली, X आर्गन, लिथियम और सोडियम। मुझे ये पता है कि सोडियम से तो ज़्यादा होते, ये तो बात राइट है बिल्कुल। Z तो मेरे पास में सोडियम होने वाला है, ये क्लियर हो गया है ना? आर्गन ज़्यादा होती है क्या आर्गन की? या बिल्कुल, ये भी क्लियर है। लेकिन लिथियम की तो कम होती है बच्चों, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसके बाद क्लोरीन, लिथियम, सोडियम देखते हैं भाई। मतलब इसने X की जगह क्या रखा? क्लोरीन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम। ठीक है? अब देखो कि सोडियम से ज़्यादा है, बिल्कुल राइट है। क्लोरीन से कम है, बिल्कुल राइट है। लिथियम से फिर ज़्यादा होती है, ये फिर से गलत। इसके बाद नियॉन, चलो लगा के देखते हैं भाई। नियॉन X हो गया, उसके बाद सोडियम ना,
ये भी गलत हो गया, बचा क्या फिर? यस यही बचा, दिस इज द आंसर। पता है कैसे? देखो, आर्गन से भी ज़्यादा होती, आर्गन की ज़्यादा होती है मैग्नीशियम से, और क्लोरीन की भी। यही तो बोला बेटा कि एक्स और वाई से मैग्नीशियम की आयनीकरण एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल बात सही है। और सोडियम जो जेड है उससे ज़्यादा होगी, दैट इज द आंसर। क्लियर? देखो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े से कंफ्यूजन में ला सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आता है, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2 इज डिजॉल्व इन डीआयोनाइज्ड वाटर। डीआयोनाइज्ड बोले या वाटर बोले बात एक ही है। ये वर्ड कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है? टू मेक 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मोलरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है? निकालो भाई। कैसे निकालते हैं मोलरिटी? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है बेटा। अगर यहाँ ml होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1000 से, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लीटर है क्योंकि ये 5 लीटर बोल रहा है यहाँ पर, ये रहा, तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे बात को? देखो क्या हुआ। एन कैसे निकालेंगे बेटा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V। फॉर्मूला अप्लाई होना है। अब क्या होगा? वेट कितना सर? वेट तो 80 है, 80। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? सम करो जरा इसको। कैसे? कॉपर सल्फेट है मेरे पास और 5H2O। करो टोटल वेट। कॉपर 63.54 प्लस सल्फर कितना बेटा? 32। ऑक्सीजन 16 चौका 64। ओहो, 16 चौका 64 मतलब 16 नंबर कितने होते हैं भाई? 16 नंबर 144। 144। और बेटा हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है ना। कितना आएगा ये? 5 4, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 4 14 और 1 15। इतना ही होगा ना? नहीं, 4 और 1 और 1 2, 249.54। ये निकाल लिया मैंने इसका मोलर मास। अब क्या करना है? बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर बेटा। 80/249.54 इंटू 1/5 लीटर। क्लियर बेटा? 5 से गएगा 16 बार, और इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा बेटा कितना जा रहा भैया? काटनी पड़ेगी वीडियो। 64 0.6 नहीं 0.0 मतलब 0.064,117 बटा यहाँ 10 की पावर -3 लिखा है इसने, तो इसका तो 3 बार पॉइंट लगाओ, 1 2 3, तो ये आएगा 64.117 इंटू 10 की पावर -3। दैट इज द आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस 64.117। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा। समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस क्या कह रहा बेटा? गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 ऑफ डेंसिटी, मतलब आपको रो गिवन है कितना? 4 ग्राम पर ml। ठीक है? ये कह रहा है एंड 63% वेट बाय वेट, 63% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि 63 ग्राम इन 100 ग्राम। बात समझ गए? चलो आगे देखते हैं। डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। बेटा मोलरिटी निकालनी है, कैसे निकलेगा? वही N/V। अगर ये ml में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। क्लियर? N कैसे निकलेगा? देखो N कैसे निकलेगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे ये पता बेटा इसका वेट कितना? 63 है ना,
और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? वेट तो मेरे पास है 63, मॉलिक्यूलर वेट निकालें जरा। 16×48 बेटा, 16×48 और ये कितना है यहाँ पर 4, कितना 14 और +1 63 आ गया। ओहो, ये तो बात क्लियर हो गई भाई। क्या बात है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 1 आ गए, तो क्योंकि हम वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे तो 1। इसका मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 को बस। और वॉल्यूम कितना निकालें? कैसे? डेंसिटी गिवन है ना, तो वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे निकालें? देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे निकालना है तो V इक्वल टू m/ρ। मास कितना बेटा सॉल्यूशन का? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला उसने, है ना, तो वो 100 है और अपॉन में ये कितना बेटा, रो कितना है 1.4। बस, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस वॉल्यूम को आप यहाँ पर पुट अप कर दो। n की वैल्यू तो बना चुकी है भाई, है ना। देखो ऐसे करेंगे, 63/63 इंटू 1000 अपॉन कितना बेटा 100/1.4 करो। ये तो आया 1, इसको ऊपर लेकर जाओ, ये यहाँ से 10 टाइम्स और ये आ गया 1.4, दैट इज 14। क्लियर? हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। बहुत कैलकुलेशन को आप सिंपल बनाना सीखो पहले तो, समझे, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगर कैलकुलेशन आपने टफ बना दी ना तो उलझे रह जाओगे। चलो, इसका आंसर क्या बेटा 14। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब पूछा क्या बेटा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है किसकी? बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की। कैसे निकालेंगे भाई? भाई मुझे ये पता है कि अगर इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, और कंसीडर की जाएगी तो मुझे पता है n लैम्डा इक्वल टू 2πr होता है। n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि इसने बोला फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? उसके बाद लैम्डा इक्वल टू 2πr, और लैम्डा इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब c अपॉन, है ना, इनवर्सली होता है ना फ्रीक्वेंसी और इसमें, तो c अपॉन म्यू। अब क्या करोगे बेटा, v अपॉन म्यू हो गया, ठीक है, रखो यहाँ पर v अपॉन म्यू इक्वल टू 2πr। निकालना क्या मुझे म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा v अपॉन 2πr। v क्या बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है v0 इंटू z/n होता है ना। तो ये आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या था बेटा इसके 2πr, तो 2π इंटू r क्या होता है बेटा r0 इंटू n²/z। देखो अब हाइड्रोजन एटम है तो इसके लिए z भी 1 होता है और n फर्स्ट ऑर्बिट पूछा तो वो भी 1 है। इसका मतलब ये वैल्यू कैंसल, बचा क्या v0/2πr0। चलो सारी वैल्यूज मुझे गिवन है अब, है ना। फ्रीक्वेंसी निकल के बेटा v0 कहाँ, ये रहा 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू r0 कितना होता है बेटा, हमें पता 0.529 इंटू 10⁹ होता है ना। क्या बेटा -9। क्लियर बेटा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 658 इंटू 10⁻13 hz। दिस इज द आंसर। ढूंढो किधर है बच्चों, पहले ही ऑप्शन पर है, सेकंड थर्ड अपना ऑप्शन नहीं है। क्लियर रहा? तो ये अपने पास में हो गया 30। अब क्वेश्चन नंबर 14 करो जल्दी। 14 गाइस क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट। कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है? ठीक है, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रिलेशन इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रिलेशन एक्चुअल में होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और W इक्वल टू होता है P डेल V। ओके, लेकिन यहां भी डिपेंड करता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है,
चलो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम, तो बेटा W नेगेटिव में होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव में होगा। क्लियर? यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर है। डेल्टा जी ये क्या होता है बेटा, H माइनस टी डेल एस होता है बेटा। यहाँ सिंबल जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, इसलिए ये भी गलत है। डेल एस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यस दिस इज राइट। और डेल्टा यू डेल एच डेल यू बेटा प्लस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये भी गलत है। डेल एच डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। क्लियर है? तो अपना आंसर सी। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ऐसे क्वेश्चन की ना बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट से हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट से हो, चाहे वेपर प्रेशर हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर से हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व करोगे। देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर भेजिए जल्दी फटाफट से। कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, बेटा कोई एक ए है और ठीक है जो भी है, और एक वाई है, ठीक है। अब ये कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वा सॉल्यूशन, 4% एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका वेट कितना बच्चों, वेट है इसका 4 ग्राम। और वाई का वेट कितना बेटा, 12 ग्राम, क्योंकि ये 12% है। अब ये कह रहा है कि इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए, मतलब इस x का तो मॉलिक्यूलर वेट है a, तो y का मॉलिक्यूलर वेट बताइए आप क्या होगा। सॉल्व करें, देखो कैसे। जब ये हमें पता है कि जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, बेटा दूसरे का भी यही रहेगा, टी एफ आई के एफ इंटू एम टू। जब हम टी एफ इक्वल है तो आई के एफ से आई के एफ कट गया, इसका मतलब M1 इक्वल टू M2 हो गया। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, मोलरिटी अब रखो जल्दी, कैसे निकलती है बेटा ये, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दो बेटा। ये W कितना है यहाँ पर 4 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया उसने A इक्वल टू, वो W2 कितना वहाँ पर 12 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, आ गया आंसर y इक्वल टू 12 इंटू ए अपॉन 4, 4 से 3 टाइम्स दैट इज 3। किधर आंसर, ये रहा आंसर। क्लियर है? बस आपको मोलरिटी को क्या करना था, इक्वेट करना था, खत्म कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, प्लॉट है बेटा। फटाफट से मुझे इस कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका। क्या कह रहा था, प्लॉट ऑफ पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन, ओके, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा NH4OH वीक बेस हो गया अपना, और इसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं हम HCl जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो आप खुद ही थोड़ा सा थॉट्स लगाइए अपने कि बेटा मानो मैंने कहा कि ये मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और ये मेरे पास में बेस है, और कैसा, वो वीक। ओके, अब वीक बेस है तो इसका पीएच क्या रहेगा, पता आपको क्या रहना चाहिए, मुझे पता है इसका पीएच 14 से कम रहना चाहिए, है ना। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डाल रहा हूँ तो और कम जाएगा पीएच, लेकिन एस इंक्रीज, इसमें तो इंक्रीज दिखाया हुआ पीएच, नो, इसमें भी इंक्रीज है, नो, तो अपना आंसर इन दो में है। अब देख लीजिए कि कौन सा राइट होगा, कैसे, देखो ये यहाँ से कांस्टेंट रहा देन गिरा है, नो, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ रहा, दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, क्या करा बेटा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देन कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, फटाफट कीजिए यार ये काम। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन की वैल्यू 1 दे दी उसने, चेंजेस फाउंड टू बी, और ए नॉट की वैल्यू बेटा 0.591 दे दी, स्टैंडर्ड। ओके, एक रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। देखो कैसे करेंगे भाई, मुझे ये पता है कि A इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.59
1/n log k इक्विलिब्रियम। क्या बेटा यही इक्वेशन होती है? यस और नो? इसने कहा इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर बेटा E = 0 हो गया। श्योर? ई नॉट रखिए 0 = E नॉट 0.591। ठीक, अच्छा 0.0 होती है ये, ठीक है। क्या आएगा बच्चों? 591 माइनस 0.0591/1 log k इक्विलिब्रियम। इस वैल्यू को इधर लेकर जाइए तो ये आएगा 0.0591 log k इक्विलिब्रियम = 0.59 और बेटा k इक्विलिब्रियम = 0.591/0.059। इसको कैंसिल कीजिए या 10। अब ये क्या था बेटा? लॉग था, है ना। जब लॉग को इधर लेकर जाएंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एंटी लॉग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंटी लॉग। क्या बनेगा? k इक्विलिब्रियम = एंटी लॉग 10 और हम इसको क्या लिखते हैं कि 10 की पावर 10। पावर लगा देते हैं बस बेटा उसको 10 की, है ना। ये पहली वीडियो में सिखाया हुआ। देखिए 10 की पावर 10 किस में बेटा? 31, 5, 10। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस क्या कह रहा बेटा? ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन आसान होगा। क्या कह रहा बेटा? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल एट 298। ठीक है, ये कुछ वैल्यू गिवन है अपने को लाइक दिस। बेटा एक बात ध्यान रखना, दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड और ये अपने पास में होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब हमें इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना A = E नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF और कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी बेटा ये रही, है ना। क्या आती है? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर बात? ये मुझे निकालना है यहाँ से। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए बेटा? मुझे इसके लिए ई से नॉट सेल चाहिए। तो ए नॉट सेल कैसे निकलता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही है बच्चों। कैथोड की वैल्यू कितनी गिवन मुझे? ये रही। क्या आया बेटा? 0.36 माइनस का 2.36। 0.36 प्लस का हो गया बेटा ये 236 और ये क्या आएगा आंसर में? 36 दूनी 72 272 वोल्ट। बोलो बात क्लियर? क्लियर। अब आगे क्या होगा? रखो वैल्यू = 2.72 माइनस बेटा इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है? 0.06। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो x से +2 है तो बाई में आएगा 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या? लॉग प्रोडक्ट क्या बेटा? पहले इस रिएक्शन को बनाइए जरा, है ना। रिएक्शन बनानी पड़ेगी मुझे। x + y2 क्या बनेगा? x2 + y। तो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? x² और नीचे क्या आ रहा है? y², है ना भाई। क्या x की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये रही। क्या लिखोगे? 0.6/2 log 0.001/0.1। ठीक, अब क्या होगा बेटा? देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। log 10 की पावर 10 आएगा ही। इसको क्या करना था मैं? देखो ध्यान सुनना भाई। 2.72 इसको डिवाइड करो -0.03 लॉग। ओके, यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो बेटा ये आएगा 10 की पावर -1। करके देखो, डोंट वरी। देखो यहाँ 0.1 है, 2 0 हटाओ, 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 लगाओ, सॉरी, ठीक है ना।
2 है और ये 3 है पावर, चलो हटाओ। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 10 की पावर 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -1, 1 1 1 प्लस क्या है अब ये, सॉरी अभी नहीं, क्या है log 10 की पावर -1, और -1 जब आगे आएगा तो ये -1 प्लस हो जाएगा 272 प्लस में 0.03। ओके, तो आंसर कितना है बेटा 2.75, दैट इज द आंसर। अगर मुझे इसको पूरा कंप्लीट लिखना हो 275 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, जल्दी बताइए, यस और नो। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 90 गाइस, देखो क्या कह रहा है। अच्छा, इसके ऑप्शन भी थे बेटा, ऑप्शन 1 फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन 4 1.5। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है, ऐसे क्वेश्चन की आपको ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है टाइम टेकिंग। अगर आप रूल से करोगे, सीक्वेंस वाइज करोगे तो आपको टाइम खाएगा। आपको ये ट्रिक से करना है। कैसे बेटा, देखो पढ़ो पहले। अगर आपको एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन हो गई, ए से 2B + C बना, हाफ लाइफ आर 2 हाफ लाइफ है बेटा इसके, और कंसंट्रेशन एक की 0.5 और दूसरे की है 1। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर बताना है। देखो सिंपल से ट्रिक है बेटा ऑर्डर के लिए निकालने की, क्या कि जब आपको T1/2 गिवन हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा A0 मतलब कॉन्सेंट्रेशन n-1 से। इससे आप किसी का भी हाफ लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपको 2 गिवन है ना, T1/2 और A0 गिवन होता तब भी निकाल लेते, लेकिन हमें पता है हमें 2 T1/2 गिवन है बेटा, एक 100 और एक 50। तो क्या मैं लिख दूँ कि एक T1/2 किसका, फर्स्ट का, ए के लिए, इक्वल टू 1/A0। A0 कितना बेटा 0.5 और ये n-1। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है T1/2 की 100। ठीक है, दूसरे की कितनी बेटा 50, इक्वल टू 1/A0 कितना है उसका 1.0, और क्या है n-1। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2। इन दोनों को डिवाइड करो आप, कैसे, 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू बेटा ये तो वो ऊपर जाएगा, क्या आएगा 1/0.5 और n-1, 2 इक्वल टू 1/0.5। क्या आएगा भाई, इससे कितने टाइम्स जाता, 2 टाइम्स है ना, n-1। तो यहाँ की पावर 1 करो और ये 2 लिखो, तो क्या आएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर n-1। ये तो है सेम है बेटा, बेस सेम है, तो आप पावर को ले लीजिए, 1 इक्वल टू n-1 और n इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। बस ऐसे निकालना आपको, समझ गए बात को। तो आंसर देखिए, ऑर्डर क्या आया, सेकंड, किधर है, ये रहा। चलो क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर फटाफट आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, क्या कह रहा बेटा, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है। आप डरोगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करने के तरीके सीखोगे बस। क्या बेटा, ये कह रहा था डिकम्पोजिशन एजोमीथेन। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं है, अपने काम का यहाँ पर। मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो जरा क्या होती है। KT इक्वल टू क्या होता है बेटा, KT इक्वल टू 2.303 log P0/P, यही होता है। यस, लेकिन इसने किस में दिया आपको, ln में। अगर ln में दिया तो ln में कन्वर्ट करो, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ln आ जाएगा, क्या आएगा KT इक्वल टू ln P0/P। बच्चों ध्यान से सुनना है, इसने लिखा P/P0 और हमारे पास है P0/P, तो क्या ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, जल्दी बोलो, यस और नो। यस, तो अगर मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। तो क्या लिखेंगे हम, ln P0 या ln P/P0 इक्वल टू -KT। बोलो यस और नो, हो गया, हो गया बेटा। अब ये मेरे पास में K क्या है यहाँ पर, स्लोप, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट तो है ही नहीं,
है ना, स्लोप हो गया। अब स्लोप की वैल्यू मुझे गिवन है, मतलब माइनस के की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, -3.465 इंटू 10 की पावर 4। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब के की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। मुझे T1/2 निकालना है, यही तो निकालना बेटा, हाफ लाइफ क्या आता है 0.693/k, यही होता है ना फर्स्ट ऑर्डर का, करो 0.693/3.465 इंटू 10 की पावर 4। क्या आएगा बेटा आंसर में, इस वैल्यू को ऊपर लेकर जाइए, क्या आया 0.693/3.465 और ये आएगा इंटू 10 की पावर -4। क्लियर बेटा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2 और 0.2 है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -5। बोलो यस और नो, आंसर आ गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी फुल। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कह रहा है एक मेरे पास ये रिएक्टेंट है, उसमें कुछ रिएजेंट डाला ए, देन ये बना, बी डाला ये बन गया, सी डाला ये बना। ठीक है, देखो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें OH हटा है और ये लगा है ना। ध्यान से देखना भाई कैसे होगा। मुझे ये पता है कि इस रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड हटाना होगा तो मुझे वॉफ किस्नर रिएक्शन करनी पड़ेगी, NH2 वाली। क्लियर है, ढूंढो है कहीं भाई। लास्ट में जिंक हटाओ, जिंक लग सकता है भाई, क्योंकि अगर मैं NH2OH करता हूं ये डाइवेल, एक सेकेंड, ठीक है, NH तो ये OH कैसे हट गया, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। अब मुझे OH हटा के डबल बॉन्ड लगाना, मतलब रिडक्शन किया गया, ऑक्सीजन हटाया गया तो क्या चलेगा, ZnHCl चलेगा। क्लियर, ठीक है। अब हुआ क्या है कि पहले यहाँ पर दो वो है बेटा फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन सा, ऊपर तो गिवन है मुझे एस्टर और नीचे एल्डिहाइड। ये कह रहा है इसको तो एल्डिहाइड बना दिया लेकिन ये एल्डिहाइड ही छोड़ दिया। तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दोनों को ही अल्कोहल बनाता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिएक्शन में नहीं है। अब आ गया आंसर डाइवेल में। मैंने कहा NH2NH2OH, तो ये कैसे हो गया, इसको भी हटाइए, दैट इज द आंसर, खत्म। सुनो, डाइवेल H डाला केवल एक H देता बेटा और वो एस्टर पर देगा, दोनों का एल्डिहाइड बन गया। B ये कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन, कौन बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, NaOH बनाएगा और जिंक हटा के लाइक दिस। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग है एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। बेटा यहाँ से आपका एक कॉन्जुगेशन का स्टेप क्लियर होगा और कीटोन तो आपको पता ही है। देखो ये तो कीटोन तो है बेटा, लेकिन ये कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट। ठीक, ये भी कीटोन है लेकिन अल्टरनेट नहीं, ये भी कीटोन है लेकिन कॉन्जुगेशन है बेटा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यस, ये भी कीटोन है लेकिन कॉन्जुगेट नहीं है, डबल सिंगल सिंगल सिंगल, हटाओ, दैट इज द आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, द मेन रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद NaBH4 इन मीथेनॉल इज। बेटा यहाँ पर रिएजेंट लिया गया NaBH4, क्या करता है, कीटोन को अल्कोहल बनाता है। ठीक है, अब कीटोन जो अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा तो मुझे ये देखना है कि कौन सा कीटोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेफिशिएंट है, विच अल्कोहल मोर डेफिशिएंट देन फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर रिडक्शन। दिस इज फॉर डोनेशन, दैट इज नो डेफिशिएंट। ये डेफिशिएंट तो नहीं है बेटा, है ना, इसका मतलब ये डेफिशिएंट नहीं है, ये डेफिशिएंट है वो है। अगर ये डेफिशिएंट है तो ये वाला केवल अल्कोहलिक होना चाहिए और ये वाला नहीं होना चाहिए। तो देखो किस में है बेटा, यहाँ से हट गया,
यहाँ से बटा है, यहाँ से ये वाला हो गया, दैट इज आंसर दिस। क्लियर है? तो उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 गाइस। क्या कह रहा बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों ये एक रिएक्शन है आपके पास और आपसे पूछा जब ये रिएक्शन होगा तो टोटल कितने कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए। तो हाउ मैनी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? जल्दी से जल्दी अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ये एक ईथर मॉलिक्यूल है और ये है अनसैचुरेशन, है ना। मुझे पता है कि ये अनसैचुरेशन है, तो यहाँ से इसके लॉन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जब भी कभी भी ऐसा हो बेटा, अनसैचुरेशन हो, ईथर हो, तो हमेशा रेजोनेंस से रिएक्शन करना, ध्यान रखना है इस बात का। एसिड है बेटा, H+ है और Br नेगेटिव है, ठीक है। इसने डोनेट किया, दैट इज नेगेटिव, यहाँ आया, क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आया। नेगेटिव ने H को रिसीव किया, दैट इज हमारे पास मॉलिक्यूल बना ये वाला मॉलिक्यूल। क्लियर? यहाँ H आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया इसको न्यूट्रल करना मुझे, तो क्या मैं ब्रोमीन नेगेटिव का इस कार्बन पर अटैक करा दूं ताकि ये वापस चला जाए? दैट इज क्या है बच्चों? ऑक्सीजन, लाइक दिस। बस आप ये देखिए इसमें कितने कायरल सेंटर है बेटा। हाउ मेनी कायरल सेंटर आर जनरेटेड? 2, 1 एंड 2। और जब कायरल सेंटर अपने पास 2 है, कायरल सेंटर कितने बच्चों? 2, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे? 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। दैट इज द आंसर। 4 होगा बेटा अपना आंसर, लाइक दिस। जिनका राइट आया कांग्रेट्स, जिनका नहीं हुआ कॉन्सेप्ट समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, देखो पहले क्वेश्चन पढ़िए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है बेटा ऑफ ए मिक्सचर शोन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब ये थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका प्लॉट मुझे यहाँ पर दे रखा है, क्रोमेटोग्राफ के दिखा रखा है। आप इसको देखकर पहले क्या एनालाइज करते हो ये सोचिए। देखो इसमें ये बोला गया जब मैंने इस पर यहाँ पर अपने कंपोनेंट रखे बेटा, क्या चीज़ रखे? कंपोनेंट। सिलिका जेल मैंने इस पर क्या किया हुआ है? एज ए एडजॉर्बेंट यूज़ किया हुआ है। क्या चीज़ यूज किया हुआ है? सिलिका जेल। अब जब कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ ड्रॉ होंगे बेटा, ऊपर की तरफ क्या होंगे? वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, तो जो पहले एडजॉर्ब हुआ है, मान लो बी हुआ एडजॉर्ब, है ना। एडजॉर्ब कौन हुआ बेटा? सबसे पहले एडजॉर्ब हुआ बी, उसके बाद कौन हुआ? सी, उसके बाद कौन हुआ? ए। क्लियर बात? पहले एडजॉर्ब हुआ अपने पास में कौन सा? बी। अब बी अगर पहले एडजॉर्ब हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये मोर पोलर होगा। बी क्या होगा यहाँ से? मोर पोलर। और ए क्या होगा यहाँ से? नॉन पोलर। तो मुझे पूछा गया कि इल्यूशन किसका पहले होगा इन द सिलिका जेल। तो इल्यूशन बताइए किसका होगा बेटा? जो ज़्यादा मोबाइल होगा। और ज़्यादा मोबाइल कौन है इसमें से? बी, सॉरी, ज़्यादा मोबाइल कौन है बेटा? ए ज़्यादा मोबाइल है। तो देखिए इसमें ए का इल्यूशन सबसे पहले किस में हो रहा होगा बेटा? ए का इल्यूशन हो रहा है इस वाले में सबसे पहले। उसके बाद इल्यूशन किसका होगा? सी का होगा। और लास्ट में इल्यूशन होगा किसका? बी का होगा। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी बताइए। क्लियर हुआ? ए सबसे पहले ऊपर गया, एडजॉर्ब कौन हुआ? बी, ये वाला। ए ऊपर गया तो ए सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 गाइस, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। कंपाउंड ए, बेटा ये कोई कंपाउंड है अपने पास में C5H10O5। जब भी ऐसा कुछ रहे सबसे पहले आप इसी में देखिए C5H10O5 किस में है। देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल राइट। ऑप्शन 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी ओके, यहाँ भी ओके, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब फॉर्मूले से हमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अब क्या देखोगे? ये कह रहा है गिव से टेट्रा एसीटेट। बेटा मुझे पता है कि अगर टेट्रा एसीटेट आ रहा है, टेट्रा एसीटेट, तो वहाँ पर 4 OH होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इससे भी बात नहीं आ रही।
ये कह रहा है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद Br2H2O गिव्स एन एसिड। बेटा Br2 ब्रोमीन से ऑक्सीडेशन किया गया, इसका मतलब वहां एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो ये कीटोन क्या हटाओ, और कहीं कीटोन ये रहा, इसको हटाओ, मतलब आंसर इन दो में है। अब ये कह रहा है रिडक्शन ऑफ AHI गिव्स आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का बच्चों स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज द आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन ये है तो एक कार्बन पर 2 CH2 होने चाहिए, जो कि इसमें तो नहीं है, इसमें है बेटा, दैट इज द आंसर। क्लियर? इस तरीके से को सॉल्व करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल। देखो डायजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सिखाए आप लोगों को, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो गलत बात है बेटा। मैंने हर टेस्ट सीरीज में कम से कम एक क्वेश्चन तो लिया होगा ऐसा, लेकिन वो अलग बात है कि स्टेबिलिटी नहीं ली हो, उसमें हो सकता है रिएक्शंस ली हो, लेकिन स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे ले रखे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। आज तो अपनी 17 टेस्ट सीरीज है बेटा, है ना। देखो क्या मोर स्टेबल पूछा है, मैंने आपको बोला था कि अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए डायजोनियम सॉल्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, तो वो इंक्रीज होगी बेटा किससे, +M और +I ग्रुप से, बस बात खत्म। देखो रिंग और डायजोनियम सब में है ना, यहाँ NO2, यहाँ CN और यहाँ OCH3, बोलो +M किसका, +M है इसका, तो दैट इज द मोर स्टेबल देन ऑल अदर। बात क्लियर हुई? और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन, NO2। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 गाइस क्या कह रहा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेटा ऑर्डर बताना आपको किसका, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ME क्या लिखा है, ME का मतलब है बेटा मिथाइल, अगर यहाँ पर लिखा होता ना ET इसका मतलब इथाइल, और अगर लिखा होता बेटा PR तो इसका मतलब है प्रोपाइल। ठीक है, मिथाइल के केस में मैंने आपको सिखाया था कि बेटा 213 ये ट्रिक होगी। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब सेकेंडरी होना चाहिए, 1 का मतलब प्राइमरी और 3 का मतलब टर्सरी और लास्ट में आना चाहिए NH3। ये बेसिक ऑर्डर होता है बेटा अमीन्स का मिथाइल के केस में। तो देखिए NH3 सबसे लास्ट आना चाहिए, ये लास्ट है, ये भी लास्ट है, ये लास्ट है, ये नहीं है, हटाओ। सेकेंडरी सबसे पहले आना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटाओ। उसके बाद प्राइमरी आना चाहिए, ये टर्सरी है, हटाओ, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर गाइस 29, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये Cl2 रेड फॉस्फोरस। ध्यान रखना मैं एक नेम रिएक्शन बताने वाला हूं आपको कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और अल्फा पर हाइड्रोजन हो, अल्फा पर क्या हो, हाइड्रोजन, Cl2 रेड फॉस्फोरस उसका रिएजेंट हो सकता है Br2 हो सकता है I2 हो। इस रिएक्शन का नाम बेटा HVZ, हेल-वॉल-हैड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर? और ये अल्फा पोजीशन पर अल्फा हेलोजिनेशन करता है बेटा। ओके, अगर ये अल्फा हेलोजिनेशन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हेलोजिनेशन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH Cl और COOH। ध्यान रखने आए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HVZ। इसके बाद मैंने क्या डाला इसमें, अल्कोहलिक QH। आप सभी जानते हो अच्छा बेस है, बेस है तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालेगा बेटा, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, अगर बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन बाहर, दैट इज अनसैचुरेटेड एसिड बना बेटा। ढूंढो किस में है, इसमें अनसैचुरेटेड नो, इसमें नो, इसमें है यस, इसमें है क्या, नो। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 गाइस क्या कह रहा बेटा, फॉर द गिवन रिएक्शन, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हुआ और देखो उन्होंने ऑप्शन में दे दिया आपको मोनो ब्रोमिनेशन, मतलब एक ही बार आप ब्रोमिनेशन कराना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप ये देखिए, क्योंकि रिएक्शन तो किस स्टेप में हो रही है बेटा, रेडिकल में होगी, रेडिकल फॉर्मेशन होगा। ओके, अब रेडिकल फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो बेटा रेडिकल स्टेबल भी बनना चाहिए, स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। देखो प्रोडक्ट में आओ, बेंजीन पर कभी रेडिकल नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एट बेंजीन
एट ए बेंजीन, रेडिकल नॉट फॉर्म, रेडिकल कभी नहीं बनेगा। तो इसको और इसको हटा दीजिए, और ये भी तो बेंजीन पर ही है बेटा, इसको भी हटाओ। चलो आंसर हो गया, क्योंकि ये बेंजाइलिक रेडिकल बना है यहाँ पर, दैट इज मोर स्टेबल। क्लियर है? तो बेटा अपने 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज लोग देख रहे हैं, रेस्पॉन्स आ रहा है, और बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तुम सीख रहे हो, तो बेटर स्कोर आएगा आपका। बिल्कुल दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ क्वेश्चन का बेटा कमेंट में आंसर जरूर दिया करो। कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, अभी सभी दिया करो। जो भी टेस्ट सीरीज देख रहा है सभी आप क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट्स में, तभी तो पता चलेगा क्या सीन है, क्या कितना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज के साथ कल फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।